हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर 4 किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और अपन ने डिस्कस कर लिए थे आज तक रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं लास्ट कि रेजिस्टेंस का कैसे कैसे रोल होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक तरह से आपका कंडक्टर ही है ना। तो रेजिस्टेंस वो अपन कंडक्टर को ही बनाते हैं। ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस किया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, अगर आप किसी भी सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो करंट आता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका रिलेशन आपने देखा था है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और कुछ डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनको बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे अपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना। और रेजिस्टेंस के बारे में ही टेम्परेचर वेरिएशन की बात की थी अपन ने। तो टेम्परेचर के साथ कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज होता है। तो आज रेजिस्टेंस की टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आपका कैसे डिपेंड करता है। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से कि बात करें अपन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशंस आ रही थी, अपन ने देखा भी था, कहा भी था कि कंडक्टर्स के केस में आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है, देखिए ध्यान से कि आपके पास कोई भी मेटल होता है तो उसका एक रेजिस्टेंस आपको डिफाइंड होता है किसी ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जनरल बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर रूम टेम्परेचर, ठीक, जनरली बोलते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई भी मेटल हो उसका आपको रेजिस्टेंस एक डिफाइंड होता है इनिशियली। वो कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो सकता है, जनरल बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, या रूम टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे मैं बोल दूं कि मान लीजिए आपके पास T0 टेम्परेचर है किसी भी मेटल के लिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो है R0, है ना। और ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको अगर गिवन होगा ही हमेशा ही कि किस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस होगा। जरूरी नहीं कि 0 और 20, न्यूमेरिकल्स में आपको मान लीजिए 25 डिग्री पे रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप उसको T0 और R0 मान सकते हैं। अब देखिए जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जैसे आपने मान लिया टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस पे कैसे फर्क पड़ता है। तो सपोज करिए आपके पास हो गया DR, आपने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया T से T0 प्लस DT, तो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा R0 प्लस DR। तो इस DR की वैल्यू निकालते क्या होगी, ठीक है क्या। तो DR आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो क्या बताते हैं कि जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। दूसरा प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि जो टेम्परेचर है आपके पास उस पर क्या गिवन रेजिस्टेंस है। तो दोनों को एक साथ करें तो DR इज प्रोपोर्शनल टू R0 DT, ये आ जाएगा आपके पास, है ना। अब जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अपन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है अल्फा। ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है और कोफिशिएंट है अल्फा, है ना, ये इसमें कंफ्यूज ना हो। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है आपके पास और एक कोफिशिएंट है अल्फा, R0 DT। इस अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ऐसा ही सेम कोफिशिएंट अगर आपको ध्यान हो तो अपने हीट चैप्टर में भी पढ़ते हैं 11th क्लास में, वहां पर हीट को अपन हीट करंट बोल देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है, और यहाँ पर केवल करंट ही है। तो अल्फा के आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट की बात करें तो ये होती है पर डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब देखें तो आपके पास क्या इक्वेशन बन गई यहाँ से कि जो DR आया वो हो गया आपके पास अल्फा R0 DT। तो अगर मान लो लिमिट आपको पता है कि टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल, तो इंटीग्रेशन कर दें। तो मान लीजिए आपने इंटीग्रेशन किया, है ना, T0 पे मान लीजिए जो टेम्परेचर है वहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके पास R0, ठीक। और किसी भी टेम्परेचर T की बात कर लेते हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके पास R। तो DR का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास R, है ना, कहाँ से कहाँ तक, R0 से R बराबर अल्फा आपके पास कांस्टेंट है। हो सकता है कि अल्फा वेरिएबल भी हो, ध्यान रखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके पास अल्फा कांस्टेंट ही हो, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, पर बहुत ही स्लाइट वेरिएशन आता है इस टेम्परेचर पे, अल्फा के लिए, ठीक है ना। और मान लीजिए अपन अल्फा को एक अभी वेरिएबल मान के चलते, तो आप क्या लिखोगे, R0 अल्फा DT T0 T। अगर आपके पास अल्फा कांस्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम आपको 99% अल्फा कांस्टेंट ही मिलेगा आपके न्यूमेरिकल्स में, तो जब अगर बोल दे इफ अल्फा कांस्टेंट, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस R0 इज इक्वल टू R0, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, DT का इंटीग्रेशन क्या हो गया T, तो क्या हो जाएगा T माइनस T0, ठीक है क्या, T माइनस
टी नोट। कब? जब अल्फा आपके पास कांस्टेंट है। हो सकता है कि आप अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन गिवन हो, तभी आपको सोल्व करना है। हालांकि मोस्ट ऑफ केस मैंने कहा 99% आपके पास अल्फा कांस्टेंट के ही आएंगे। तो यहाँ पे आर माइनस आर नोट बराबर आर नोट अल्फा टी माइनस टी नोट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? तो आर नोट बराबर आर नोट अल्फा, मान लीजिए इसको लिख दिया अपन ने डेल्टा टी, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो आर बराबर क्या हो गया? आर नोट इधर जाएगा प्लस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। तो आर की वैल्यू होगी आपके पास, आर नोट कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका टेम्परेचर वेरी करता है किसके साथ? रेजिस्टेंस वेरी करता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। यहाँ पर अल्फा क्या आपके पास? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है ना, पर डिग्री सेल्सियस यूनिट है। अब आपने ने एक चीज डिस्कस की थी कि कंडक्टर्स के केस में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो कैसे होता है? इस इक्वेशन को देखें ध्यान से। तो आपका आर नोट क्या? किसी भी इनिशियल टेम्परेचर पे गिवन रेजिस्टेंस। जनरली स्टैंडर्ड होते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर पे, या आपको किसी गिवन टेम्परेचर पे, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर कोई टेम्परेचर गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होता है, और फाइनल टेम्परेचर पे पूछ लेता है बताइए इस पर कितना रेजिस्टेंस है, तो आप वही वैल्यू यूज करोगे यहाँ पर। और देखिए आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, मीन्स अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और रेजिस्टेंस बढ़ता किस केस में है? कंडक्टर्स के केस में। और अपन कंडक्टर को ही डील करें तो कंडक्टर्स के लिए आपके पास अल्फा पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए मैंने कहा था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपके पास क्या होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। यानी कि आप कह सकते हो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी किसके लिए? सेमी कंडक्टर्स के लिए। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए आपके पास अल्फा क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखोगे तो आर बराबर आर नोट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, इस तरह से आपको इक्वेशन दिखेगी। ठीक है क्या? तो कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ये है, और सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ये है। और यूनिट्स का ध्यान रखें, आपका जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में चलेगा, ऐसा नहीं आप केल्विन में बदल दो, जैसे अपन बाकी 11th में देखते हैं मैक्सिमम केटीजी, थर्मोकाइनेमेटिक्स, इनमें अपन क्या करते थे कि टेम्परेचर को केल्विन में लेते थे। यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर होगा वो किस केस में होगा? डिग्री सेल्सियस के केस में होगा। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर केल्विन में गिवन होता है ना, तो आपको उसको सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए, या बोल सकते हो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी है टेम्परेचर के साथ। फिर बोल रहा हूँ ये इनिशियली टेम्परेचर पे आपको इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन होगा, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो। इसके 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन होगी आर बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है क्या? अब देखिए जरा, जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल ही लेते इसका, है ना, सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन या कोई भी डेटा गिवन है, सपोज करिए कि जैसे आपको बोल दिया कि टी बराबर 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए आपको दे रखा है 20 ओम। ठीक है क्या? कितना दे रखा है? कोई भी कंडक्टर हो सकता है, कॉपर बोल दो, कुछ भी बोल दो। आपके पास कोई कंडक्टर है, उसको आपको क्या गिवन है? 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। अब उसने पूछा कि बताइए 80 डिग्री सेल्सियस पर, 80 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी? आपका अल्फा आपको गिवन होगा, और बहुत ही कम होता है अल्फा। सपोज करिए मैं इसको ले लेता हूँ 2 × 10⁻⁻28 पर डिग्री सेल्सियस, काफ़ी कम होता है ना, 2 × 10⁻⁻28 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो आपके पास इक्वेशन के आर बराबर आर नोट यानी कि 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो आर नोट की वैल्यू कितनी है? 20 ओम। 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना आपके पास? 2 × 10⁻⁻28, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, इनिशियली कितना था? 20, फाइनल कितना है? 80, तो डिफरेंस कितना आएगा? 60 का। तो इसको सोल्व करिए तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से, ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, है ना। इस तरीके से आप कोई भी जो रेजिस्टेंस है या कोई भी न्यूमेरिकल है वो गिवन है, आप उस तरह से उसका फाइनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा टिपिकल बनाते हैं न्यूमेरिकल्स को। देखो कैसे, कि आपको क्या दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मेटल कंडक्टर है, उसके लिए उसने कहा कि जब आपके पास टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए आपके पास क्या है? 100 ओम है। कितना है? 100 ओम। और एक और टेम्परेचर दे रखा है, उसके मान लीजिए ये है 150 डिग्री सेल्सियस, T1 बोल देते, इसको T2 बोल देते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है आपका मान लीजिए 200 ओम हो जाता है। हालांकि इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, अपन तो सिर्फ डेटा के लिए देख रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए
इस वाले का जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है या नॉर्मल इनिशियल रेजिस्टेंस है वो कितना रहा होगा। जैसे अपने पास आर नोट की बात करें, यहाँ तो आर नोट गिवन है आपको, तो इसमें आर नोट आपको गिवन है, आपको पर कंडीशन दे रखी है कि T1 पे इतना रेजिस्टेंस है और T2 पर इतना रेजिस्टेंस है। आपको आर नोट के बारे में कुछ नहीं बता रखा और आपसे पूछा गया कि बताइए इसके लिए अल्फा बताइए कितना होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है क्या? तो अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको कि आपको इनिशियल रेजिस्टेंस तो गिवन ही नहीं, आपको दो टेम्परेचर के कोरोस्पोंडिंग रेजिस्टेंस गिवन है कि 80 पर इतना है और 150 पे इतना रेजिस्टेंस है, तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो आप इक्वेशन है आपके पास R बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर है T, उसके कोरोस्पोंडिंग आपका रेजिस्टेंस है आर नोट। ठीक है, T नोट आर नोट ऐसे मान लिया अपन ने। तो अपने को टेम्परेचर गिवन है 80, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी कि R1 इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि T जो कितना आपके पास 80 माइनस T नोट। ठीक है क्या? और दूसरी इक्वेशन लिखोगे R2 बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी कि 150 माइनस T नोट। ठीक है क्या? दोनों को डिवाइड कर दीजिए आप, दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा आपके पास R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा 80 माइनस T नोट डिवाइड बाय आर नोट 1 प्लस अल्फा 150 माइनस T नोट, 150 माइनस T नोट। ठीक है क्या? तो आर नोट कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। पर जो टेम्परेचर इनिशियल T नोट दिख रहा है, यहाँ पे भी T नोट दिख रहा है आपको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दो अननोन फैक्टर्स हैं, एक तो अल्फा भी और T नोट, यानी कि हो सकता है कि आपके पास अल्फा की वैल्यू यहाँ है। तो ये जो T नोट दिख रहा है, इस T नोट के बारे में भी क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि जो आपका T नोट है वो कितना है। ठीक है, T नोट मान लीजिए जो भी उसने बोल दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, जो भी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप T नोट को अज्यूम कर लीजिए या 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर के बारे में भी उसने बताया होगा आपको कि इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है मेटल का, उसके कोरस्पॉन्डिंग इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसे। ठीक है, पर रेजिस्टेंस गिवन नहीं, पर आपको इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा जो T नोट है ना। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है क्या? तो इस तरह से आप जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन यूज़ करनी है ना। इक्वेशंस यूज़ करिए और डायरेक्ट लिखिए। ठीक, आपको यूज जो डेटा गिवन है डायरेक्ट पुट करिए, बस ध्यान रखिए टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में चल रहा होगा है ना। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा नहीं इजी होते हैं, डेटा गिवन होता है, आपको डायरेक्ट पुट करना होता है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हो सकता है अगर मान लीजिए उसने इनिशियल रेजिस्टेंस पूछ लिया कि T नोट तो दे रखा है आपको कि T नोट की वैल्यू गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपसे हो सकता है कि आर नोट की वैल्यू पूछ ले कि उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे इस आर नोट यानी कि जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है क्या? तो देखिए इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, R1 आपको पता है ना, आर नोट निकालना है और T नोट सब गिवन, तो इस आर नोट की वैल्यू तो कैसे, पहले तो अल्फा फाइंड आउट होगा इस इक्वेशन से। क्या फाइंड आउट करोगे आप? अल्फा फाइंड आउट करोगे। जैसे अल्फा मिला या तो इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको T नोट भी पता है ना, T नोट पता चल गया। अल्फा किससे पता चलेगा, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो अल्फा निकल के आ गया। जैसे अल्फा निकल के आ गया, आप चाहे तो इस इक्वेशन को यूज करिए या इस इक्वेशन को यूज करिए, आपके पास जो जिस टेम्परेचर पे जो दे रखा था आपका स्टैंडर्ड, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से टेम्परेचर वेरिएशंस के ऊपर अपने पास न्यूमेरिकल्स होते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस ही आते हैं, ज़्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। एक दो जो अपने पुराने लेक्चर पढ़े उसके ऊपर एक दो एडवांस न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं अपन, देखिए किस तरीके से रेजिस्टेंस के लिए, और पूछा भी गया ये क्वेश्चन है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये है ना, आ चुका है, जेई के एग्जाम में भी आ चुका है, एडवांस में पूछ रखा है और नीट के अंदर भी इसका रिजल्ट आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से किस तरीके से कि मान लीजिए आपके पास जो आपके पास सिलेंडर है उस बार नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, कि इस तरीके से आपके पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक सिलेंडर गिवन है। ठीक है क्या, सॉलिड सिलेंडर गिवन है। ठीक, मान लीजिए इसके रेडियस यहाँ पे R1 है और इस पर रेडियस कितनी है, R2 है। ठीक है, और एक कंडक्टर की लेंथ आपको दे रखी L। अब आपसे पूछा है कि बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ये करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, यही है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो जैसे जैसे करंट आगे जा रहा है, ये तो पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। तो L यानी कि लेंथ तो इसको L ही चलनी है
है ना। पर जो जैसे जैसे करंट आगे जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन आएगा, एरिया चेंज होता रहेगा। तो इसको कैसे सोल्व करें, तो वही तरीका होता है कि एलिमेंट लेके सोल्व कर सकते हैं कि मान लिया आपने x पे जाके यहाँ से x पे गए और x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, हाँ जी लेंथ होगी x, और ये dx इतना छोटा होता है, आपको बता भी रखा है समझा भी रखा है कि बहुत पास होते हैं तो अपन समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं ना। तो यानी कि ये आपको रखता है एक कैसी स्ट्रिप दिखेगी, जो एलिमेंट होगा आपको एक डिस्क की टाइप दिखेगा इस तरीके से ना। जब आपका ये सिलेंडर है, जब आप इसमें एलिमेंट लोगे तो आपको क्या दिखेगी, एक डिस्क दिखेगी जिसकी रेडियस मान लीजिए आपके पास कितनी है, r है, ठीक है ना। तो आपको कैसा दिखेगा, एक ऐसा एलिमेंट पूरा डिस्क टाइप का एलिमेंट दिखेगा। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना तो छोटा सा dr, वो होता है आपके पास क्या होता है, रो l की वैल्यू, यानी कि इस एलिमेंट के लिए l कितना है, dx अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कैसे लिखा जाएगा आपके पास, जो आपके पास दिखेगा इस तरह से रिंग बनेगी, है ना। तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस कितनी इसकी, आर, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि करंट में क्रॉस सेक्शन एरिया लिया जाता है, ऐसा नहीं कि आप जो डिस्क है पूरी रिंग ना समझे, रिंग समझोगे तो क्या आप जैसे लेंथ को लिए 2 पाई आर होगी, इसको dx से मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं, ये डिस्क टाइप है आपके पास। यानी कि आपको अगर इसको मैं एलिमेंट को बनाना चाहूँ आपको, तो कैसा दिखेगा, ये पूरा इस तरीके से दिखेगा, है ना। डिस्क होगी यानी कि पूरा सॉलिड है आपके पास, क्यों, क्योंकि ये भी खुद सॉलिड सिलेंडर है अपने पास, पर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि जैसे जैसे आप यहाँ पे दो वेरिएशंस होते हैं, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं x में वेरिएशन आ रहा है और जो r है रेडियस में वेरिएशन आएगा, तो दो वेरिएबल्स हैं तो इनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, यानी कि अपने को r और dx के अंदर रिलेशन लेके आना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से इसका रिलेशन कैसे आएगा, अगर आप इसको ढंग से देखो, इसका मैं इस तरह से डायग्राम बनाऊँ r वर्सेस x का, है ना, ये डायग्राम बनाता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा होगा, जो ये लाइन है ऊपर से इस तरीके से कुछ जाती हुई दिख रही है आपको शायद, है ना, ये जो लाइन दिख रही है इस तरीके से दिख रही है, और ये कितना आपके पास r1 है, ठीक है, और ये कितना है आपके पास r2 है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास जो स्लोप आएगी वो कांस्टेंट आएगी थीटा, और यानी कि देखिए एक तरह से स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पर कंपेयर करो, c की जगह आपको r1 दिखाई देगा और m स्लोप निकालनी है, स्लोप क्या होती है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है आपके पास, टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे निकालोगे, देखो इधर ये टोटल r2 है, ये r1 है, तो ये कितना बचेगा आपके पास, r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि r2 माइनस r1, और लेंथ कितनी है इसकी, l, टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक इसकी, l। तो ये m की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। तो आपके पास इक्वेशन होगी, वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपके पास क्या बनेगा, इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूँ, y की जगह क्या दिख रहा है आपको, r दिख रहा है ना, और स्लोप कितना है इसका, r2 माइनस r1 अपॉन l, r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू x प्लस c की जगह कितना आपके पास r1, ठीक है। तो ये r और x के अंदर रिलेशन आ चुका आपके पास, किसके लिए, r और x के रिलेशन आ गया। अब देखिए ध्यान से कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा छोटा सा, तो dx, ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो ठीक है, इसमें अपन क्या dx की वैल्यू मान इसको डिफरेंशिएट करते हो आप, तो ऑन डिफरेंशिएशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो r का तो कितना हो जाएगा dr, ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट है इसे आपके पास r2 माइनस r1 अपॉन l, और x का कितना हो जाएगा dx, तो dx की वैल्यू आ गई आपके पास l dr अपॉन r2 माइनस r1, ठीक है क्या। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, dx बराबर l dr अपॉन r2 माइनस r1। तो dr यानी कि छोटा सा जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना हो जाएगा इसका, रो dx की जगह क्या लिखो आप, l dr अपॉन r2 माइनस r1 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ठीक है क्या। तो क्या हो गया आपके पास, रो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, r2 माइनस r1 कांस्टेंट है, अंदर बचेगा आपके पास पाई, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा आपके पास, और अंदर क्या बचेगा, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, जो आर की आपके पास r1 से r2 तक लिमिट है, ठीक है क्या, r1 से r2 तक लिमिट। अब देखो बस सोल्व करो और लिमिट पुट करते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए इधर, तो डी आर तो इंटीग्रेट करेंगे अपन, ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आगे आपके पास वो कितना हो जाएगा, आर बराबर रो एल पाई r2 माइनस r1 डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन आर, सो
1 अपॉन आर। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार कि आर ऊपर जाएगा तो R2 की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा 1/r। ठीक है क्या, आपको ध्यान होगा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर, या सिंपल बोले x की पावर n क्या होता है xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जब आर स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो r की पावर -2, तो r की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट होगी आपके पास R1 से R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रो एल अपॉन पाई R2 माइनस R1, लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आएगा रिजल्ट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ध्यान रखना ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी। ठीक है ना, तो आपके पास क्या 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका R1 R2, तो क्या हो जाएगा रो एल अपॉन पाई R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, तो ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो इक्वेशन आई रो एल अपॉन पाई R1 R2, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है क्या, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान भी रखें, है ना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसको, डेरिवेशन ना पूछे पर आपके पास इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया, एक दो बार एडवांस में भी आ चुका है, जेई मेंस के अंदर भी आ चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट आपके लिए काम कर। कैसे सोल्व हुआ है वो आपको बता दिया कि किस तरीके से सोल्व करना है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मीन्स एरिया चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे इसको एलिमेंट की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, कोई दूसरे तरीके से आप सोल्व नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, और देखते हैं, देखिए दो न्यूमेरिकल और रेजिस्टेंस के ऊपर ही है ना। मान लिया आपके पास रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख ही लिया अपन ने। अब एक और चीज देखते हैं कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपके पास R बराबर रो L अपॉन A। अब इस L और A में भी वेरिएशन देखते हैं कि अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर आपके पास ज्योमेट्री चेंज होगी तो फिक्स है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मान के चलते जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास ये कोई मेटल वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ मान लीजिए आपके पास L है और रेडियस मान लीजिए इसकी कितनी दे रखी है R दे रखी है। आपने इसको चेंज करके या इसको फोर्स लगा के थोड़ा खींच लिया, एलोगनेट कर लिया, तो एलोगनेशन करने के बाद मान लीजिए इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ जाती है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से शेप आ गया आपके पास। मान लीजिए लेंथ इस बार L की जगह कितनी होगी 2L होगी, यानी कि आपने इसको खींच कर या एक्सटेंशन या फोर्स लगा के एलोगनेट कर लिया, तो उससे इसकी लेंथ कितनी होगी 2L, और रेडियस मान लीजिए इसकी कितनी होगी, इसको बोल देते हैं अपन R1, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी R1। ठीक, अब देखिए ये दो चीजें हैं, है ना, वही कंडक्टर है, बस अपन ने डायमेंशन चेंज कर दी, इसकी ज्योमेट्री चेंज कर दी। तो क्या चीज दोनों में सेम रहेगी, भाई दोनों का जो मास है वो तो सेम रहना ही है। तो अपने पास क्या होगा, अगर एक फैक्टर में वेरिएशन पता है तो इस R और इस R1 में रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस वाले के लिए मैं रेजिस्टेंस R1 लिखता हूं तो क्या होगा रो L बाई A की जगह मतलब पाई R स्क्वायर, ये तो फर्स्ट वाले के लिए होगा। अब सेकंड वाले की बात करते हैं तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, रो लेंथ कितनी है 2L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, R1 आपको पता नहीं है तो R1 के लिए रिलेशन निकालना है आपको, क्योंकि लेंथ के बारे में तो बता दें, लेंथ L से कितनी होगी 2L हो गई, है ना। तो आप देखिए इधर कि दोनों के बीच, दोनों के लिए क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, दोनों का मास सेम रहेगा, है ना, यानी कि मास m1 शुड बी इक्वल टू m, और मास को क्या लिखते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1 शुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 2, और एक ही मेटल है तो डेंसिटी कैंसिल आउट होगी, वॉल्यूम को लिखते हो आप एरिया इंटू लेंथ, तो इसका एरिया कितना क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर इंटू लेंथ कितनी L। दूसरे वाले की बात करते हैं पाई R1 स्क्वायर इंटू 2L। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया आपके पास, L से L भी कैंसिल आउट हो गया, तो R1 स्क्वायर आपके पास आ गया R स्क्वायर बाय 2। R1 स्क्वायर कितना आ गया R स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे पुट कर दीजिए, यानी कि ये R2 है, तो R2 की वैल्यू होगी आपके पास रो 2L अपॉन पाई R1 स्क्वायर कितना है R स्क्वायर बाय 2, तो आपके पास स्क्वायर की टर्म में डायरेक्ट तो R स्क्वायर बाय 2 ये हो गया, तो कितना आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 4 रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, यानी कि जो आपका सेकेंड रेजिस्टेंस हुआ वो 4 टाइम्स हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस का। ठीक है क्या, सेकेंड जो आपके पास रेजिस्टेंस आया उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया
चेंज हो गया आपके पास उसका 4 टाइम्स। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टार्टिंग में बताया था कि अगर शेप और साइज अलग अलग होगी, शेप और साइज अलग अलग होगी तो आपका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, चाहे मेटल सेम है, क्योंकि ज्योमेट्री पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स आते हैं कि ये और कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको हो सकता है इस आर में और इस आर में रिलेशन दे दे, लेंथ में रिलेशन ना दे, तो आप इसी कंसेप्ट से कि मास के कंसेप्ट से उनके क्या लेंथ के रिलेशन निकाल सकते हो। सपोज करिए सेम एग्जांपल पे अगर मैं बोल देता ये आर रेडियस है और एल है, इस बार आपकी जो लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो इसकी जो रेडियस है वो ओरिजिनल रेडियस की 1/2 हो जाती है, यानी कि r/2 हो जाती है। तो बताइए इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। इस बार आपको लेंथ के बारे में नहीं दे रखा, तो सेम कंसेप्ट लगाइए, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2 आएगा। तो वहां से भी आप क्या करोगे, L1 और L2, यानी कि L1 का मतलब जो ये गिवन है और L1 इसमें रिलेशन आ जाएगा आपके पास, और उसी तरीके से सोल्व करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है क्या, बात समझ आएगी। इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी दे रखे होते हैं बुक्स में, वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं उसको देख लेते हैं, पर आपको वो चीजें ध्यान नहीं रखनी, आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, आपको न्यूमेरिकल इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है ना, कि आपको कुछ नहीं करना कि दोनों का वॉल्यूम या दोनों का मास क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि सेम मेटल है। ठीक है क्या, अब बुक्स में कैसे लिखा होता है इस चीज को भी देखें कि वहाँ पे लिखा होता है कि जब अपन रेडियस को कांस्टेंट रख देते हैं या फिर लेंथ को कांस्टेंट मान के चलते हैं इस तरीके से, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास ये आपके पास एक कंडक्टर था, मेटल वायर है, ठीक है फर्स्ट, और ये सेकंड मेटल वायर है, इसको आपने कुछ भी करके एक्सटेंड किया, फोर्स लगाई, जो भी की, इसके डायमेंशन चेंज कर दिए। ठीक है क्या, इसके डायमेंशंस आपने चेंज कर दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आपके पास बात करते हैं कि मैं बात करूँ वॉल्यूम को, जो रेजिस्टेंस है वो लिखा जाता है आर बराबर रो एल बाई ए। सुनना ध्यान से, आर क्या लिखा जाता है, रो एल बाई ए। अगर मैं इसको एरिया से ही मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी एरिया से ही मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम, यानी कि रो इंटू वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर। ठीक है क्या, है ना। तो ये इस तरीके से भी चेंज करके भी लिख सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिलेशन पूछे जाते हैं कि रिलेशंस के थ्रू वाले नया रेजिस्टेंस क्या होगा। वो किसी चीज़ को, एक चीज़ को अगर अपन कांस्टेंट कर दें, मान लीजिए आपको रेडियस को कांस्टेंट करना है, और तो लेंथ में किस तरह से चेंज लाएं, या टोटल वॉल्यूम में कांस्टेंट, टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा इसी, है ना। तो इस तरीके से जो रिलेशंस है आपको मिलेंगे बुक के अंदर, पर आपको उनको यूज़ नहीं करना, आपको बेसिक कंसेप्ट से जाना है कि मान लीजिए कंडक्टर 1 है और वही मेटल वायर है, उसको अपन ने फोर्स लगा के कुछ इस तरीके से बना दिया, तो इसका रेजिस्टेंस जो है, तो बताइए नए वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है क्या, तो इस तरह से लिखा होता है आर बराबर रो एल बाई ए। मैंने क्या ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से डिवाइड कर दिया, तो ये तो वॉल्यूम बन गया, है ना। नीचे क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या होता है, ए होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, मान लीजिए सपोज करिए रेडियस है आपके पास और ये लेंथ है L, ये गिवन है, ठीक है क्या, और इसकी रेडियस गिवन है, मान लीजिए आपको स्मॉल r गिवन है। ठीक, जो आपके पास नया आया इसकी लेंथ मान लीजिए L1 है, ठीक है, आपको नहीं पता कितनी होगी, है ना, आपको नहीं पता कि कितनी है, और आपकी मान लीजिए रेडियस इसकी R1 है, कितनी है, R1 है। ठीक है क्या, अब देखिए रेजिस्टेंस निकालते इसके लिए, तो कैसे लिखोगे, R बराबर रो एल बाई ए, कैसे लिखोगे, R बराबर रो एल बाई ए। ठीक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से कि R प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, जो आपके पास ये सॉरी रो रेजिस्टिविटी है, ये सेम मेटल है तो इन दोनों के लिए तो ये सेम होगा, वॉल्यूम भी दोनों का सेम होगा, तो आप कह सकते हो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्स ऑफ क्या है, एरिया स्क्वायर के, इनवर्स ऑफ एरिया स्क्वायर। अगर आपको R1 और इस R में रिलेशन पता चल जाए तो आपके डायरेक्ट एरिया की वैल्यू रखेंगे तो आपका रेजिस्टेंस डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं अगर R1 कितना आपके पास R/2 हो जाता है, तो बताइए जो नया रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या, ए स्क्वायर, और ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आया वो प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ और अपॉन में पाई आर स्क्वायर, तो पुराने रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो गए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपको इस तरीके से नहीं करने क्वेश्चन, आपको उसी तरीके से करने कि अगर आप डायमेंशंस चेंज करते हो तो आप कुछ नहीं करना, इसका रेजिस्टेंस लिख लीजिए, है ना, और आपको दूसरा जो भी फोर्स लगा के जो भी आपने चेंज किया उसके बारे में लिख लीजिए, और एक रिलेशन आपको गिवन होगा तो दूसरे रिलेशन के या दूसरे जो इसके डायमेंशंस है उसका रिलेशन आप मास के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा होता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको ये याद ही करना है ना। अब देखिए थोड़ा सा और रेजिस्टेंस के बारे में आगे बढ़ाते हैं, कि जैसे अभी अपन ने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जो आपके पास
कोई भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छी भी है ये, कि आप कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने मान सपोज करें किसी मेटल को लेके कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, और आपने सपोज करें वो इंडिया के अंदर बनाया, और वो 25 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर था आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, पर जैसे वो इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए दूसरी जगह पर गया और उस दूसरी जगह पर आपका टेम्परेचर अलग हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, मान लीजिए हो गया 45 डिग्री सेल्सियस, तो आपने तो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको बनाया था, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग है उसका रेजिस्टेंस होगा उस टाइम पर, है ना। अब जैसे आप दूसरी जगह गए तो टेम्परेचर बढ़ते रेजिस्टेंस आपका क्या कर गया, वेरी कर गया, रेजिस्टेंस क्या कर गया, यानी कि चेंज हो गया, तो क्या अब इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग देगा क्या, तो अब रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो इंस्ट्रूमेंट सही रीडिंग देगा ही नहीं आपके पास, है ना। तो इसीलिए आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं या जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो कभी भी सिंगल मेटल के नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि अपन कंफर्म है कि मान लीजिए जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ही रेजिस्टेंस हुआ होगा उसका। पर जब आप उसको यूज़ करना चालू करते हो, आप उसको यूज़ करते हो या किसी दूसरी जगह पर लेके जाते हो, टेम्परेचर का वेरिएशन आ गया तो फिक्स रेजिस्टेंस वेरी कर देगा, तो आपकी जो रीडिंग थी ओरिजिनल, वो ओरिजिनल रीडिंग ना देके दूसरी रीडिंग देने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है कि आपके पास मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है क्या, ये कोई कंडक्टर है या कुछ भी आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने बना लिया, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी, जो भी एल वगैरह जो भी हो, है ना, इसकी रेजिस्टिविटी मान लीजिए रो है 1 है और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, अल्फा 1 है। अब जैसे आप क्या करोगे, इसको मैन्युफैक्चर कर लिया आपने और टेम्परेचर पे रीडिंग लेके देख ली कि इतनी रीडिंग आ रही है, जैसे ये दूसरी जगह गया वहां पर भी इसको यूज करना शुरू किया, पर वहाँ पे टेम्परेचर चेंज था, रीडिंग देखी तो रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग से डिफरेंट आ गई, है ना, तो यानी कि रेजिस्टेंस में वेरिएशन आ गया। अगर ये रेजिस्टेंस में वेरिएशन ना आए, इस रेजिस्टेंस में वेरिएशन ना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को सही रीडिंग देनी है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करना कुछ नहीं होता, इसके साथ एक और कंडक्टर वो ऐड कर देते हैं और मान लीजिए इसकी रेजिस्टिविटी होगी ρ2 और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस हो गया अल्फा 2, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आता है कि इस ρ1 अल्फा 1 ρ2 अल्फा 2 में क्या रिलेशन हो, कि इंस्ट्रूमेंट के रेजिस्टेंस में आपको लिखना है पूरा कि रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 ρ1 एंड अल्फा 2 ρ2 सच दैट there is no change in the resistance of the instrument, there is no change in the resistance of the instrument, यानी कि इसके जो कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट बना इसमें कोई भी रेजिस्टेंस का वेरिएशन नहीं आना चाहिए, यानी कि आपकी रीडिंग है वो एकदम सही आएगी, ठीक है क्या। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर टी पर था, किस पे था, नॉर्मल टेम्परेचर टी पर, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर टी पर है तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया R1 था और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 था, है ना। तो इनिशियल रेजिस्टेंस, और आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस की बात करता हूं मैं, R इनिशियल कितना होगा इसके R1 प्लस R2, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे आपका इंस्ट्रूमेंट बना है, ठीक है क्या। अब मान लीजिए आप इसको दूसरी जगह ले गए, आपका टेम्परेचर वेरी कर गया, मान लीजिए T' ले लेते हैं, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, R0 1 प्लस अल्फा 1 dt या डेल्टा टी जो आप लिखना चाहते हो, और R2 कितना हो जाएगा, R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है। तो फाइनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो फाइनल रेजिस्टेंस हो गया इसका R फाइनल हो गया आपके पास R1 प्लस R2 डेट इज R0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है क्या। अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या आपके पास ρ1 अल्फा 1 ρ2 अल्फा 2 में क्या रिलेशन हो कि इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है क्या। और अपने शायद इनिशियल रेजिस्टेंस R1 R2 ले रखे हैं, ठीक है, तो इसको R1 डैश बोल देते हैं टेम्परेचर साथ, ये हो गया आपके पास R1 और ये क्या हो गया R2, ठीक है ना। अपने ले रखा है कि नॉर्मल टेम्परेचर रेजिस्टेंस गिवन है वो R1 R2 ले रखा है, तो जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, मान इसको R1 डैश बोल देते हैं और इसको R2 डैश बोल देते हैं, ठीक है क्या, ठीक। तो आपके पास क्या हो जाएगा R1 R2, तो रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी कि R इनिशियल शुड बी इक्वल टू R फाइनल, यही कंडीशन होगी जब जाके रीडिंग सही रहेगी आपके पास। इनिशियल कितना R1 प्लस R2 और फाइनल कितना R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है क्या। और चाहे तो आप रेजिस्टेंस को क्या ले सकते हो, रो L बाई ए भी ले सकते हो, है ना, क्या ले सकते हो, रो L बाई ए, ठीक। अब एक और चीज कि जो R है आपके पास, R क्या है बेसिकली, रो L बाई ए, रो
L बाई ए। इस तरीके से भी अब देखिए R की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, R1 कितना होगा, रो 1 L1 अपॉन A1, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है L, उसकी भी लेंथ कितनी है L, ठीक, और इसका क्रॉस सेक्शन सेम है, इसी इसकी रेडियस R है, तो दूसरी भी रेडियस कितनी R है। तो आप इसको R को कैसे लिखोगे, रो 1 L1 बाई A1, ठीक है। हालांकि मैंने बराबर लिए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। रो 2 L2 अपॉन A2 शुड बी इक्वल टू R1, है ना। R1 क्या हो जाएगा आपके पास, रो 1 L1 A1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 रो 2 L2 अपॉन A2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक। अगर मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस अलग होते हैं तो आप इस रिलेशन से भी सोल्व आउट कर सकते हो। और अपन कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए L1 बराबर L2 है, इफ L1 इक्वल टू L2 आता है आपके पास एंड A1 इज इक्वल टू A2। अगर मान लीजिए नहीं बराबर है तो ये रिलेशन है से आप यहां से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व करिए। फिर अपन स्टैंडर्ड पे चलते हैं कि L1 बराबर L2 और A1 बराबर A2, है ना। मोस्ट ऑफ केसेस इसी के आते हैं आपके पास बराबर के। तो यहां से L1 A1 ये कैंसिल आउट हो गए सारे, ठीक। तो आपके पास क्या बचेगा इक्वेशन, रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू रो 1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ठीक है, प्लस रो 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे तो रो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी 0 बराबर रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फा 2 डेल्टा टी। इसको इधर लेके आओगे, है ना, तो क्या हो गया, रो 1 अल्फा 1 डेल्टा टी को आप क्या दोनों के लिए सेम है तो आप उसको कांस्टेंट लेके बाहर ले सकते हो। तो रो 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 बराबर क्या आ गया, 0, ठीक है। अब इसको 0 होना है तो इसका फिक्स मतलब है कि इन दोनों में से या तो अल्फा 1 या अल्फा 2 नेगेटिव होगा, तभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रो तो क्या है, मेटल प्रॉपर्टी, ये कभी चेंज हो नहीं सकती। पर अल्फा और अल्फा 1 अल्फा 2 के आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंसेस हैं, यानी कि या तो अल्फा 1 नेगेटिव होगा या अल्फा 2 नेगेटिव होगा, है ना। तो ध्यान से देखें तो फिक्स है, यानी कि आप इस इंस्ट्रूमेंट को ढंग से देखोगे तो एक कंडक्टर है और दूसरा क्या है, सेमी कंडक्टर है। तभी आपके पास, क्योंकि कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर के अल्फा नेगेटिव होता है ना। इस रिलेशन से भी कह सकते हो रो 1 अल्फा 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रो 2 अल्फा 2। हालांकि माइनस का कोई सेंस नहीं है, माइनस क्या बता रहा है आपके पास, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है वो माइनस में है, माइनस का मतलब सेमी कंडक्टर है, ठीक है क्या। तो ये रिलेशन होता है रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2, या सिंपल कह सकते हो रो 1 अल्फा 1 शुड बी इक्वल टू रो 2 अल्फा 2, और किसी एक में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी, फिक्स है। जो सेमी कंडक्टर होगा उसके लिए क्या होगा, अल्फा नेगेटिव हो सकता है ये सेमी कंडक्टर हो, ये कंडक्टर हो, आपको गिवन होगा कि कौन सा कंडक्टर है कौन सा सेमी कंडक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन ध्यान रखें। अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो वो सिंगल मेटल का कभी नहीं बनाया जाता। अगर सिंगल मेटल का बनाओगे तो आपके साथ पता चलेगा कौन सी प्रॉब्लम आएगी कि आपने बनाया तो इस टेम्परेचर पे, जब आप उसको यूज कर रहे हो तो कोई अलग टेम्परेचर है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, मींस उसकी रीडिंग चेंज होगी। अगर मैं इस तरह से एक और इसके साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ इस मेटल के साथ या कंडक्टर का जो मेटल था इसके साथ दूसरा कोई मेटल ले लेते हैं और उसके साथ इसका इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, तो और कंडीशन क्या है कि आपको रेजिस्टेंस चेंज नहीं करना। तो इनिशियल रेजिस्टेंस लिख लिया अपने, फाइनल रेजिस्टेंस लिख लिया, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। और आर क्या इन टर्म्स ऑफ, आपको रो के टर्म में क्वेश्चन पूछा हुआ कि रो 1 अल्फा 1 में रिलेशन चाहिए तो आर को अपन ने रो के टर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं, अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होंगे तो आप इसको सोल्व करिए, अगर बराबर है तो ये रिलेशन आ जाएगा रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2, ठीक है। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी अपन इसको कल एक्सटेंड करते हैं, ठीक। थैंक यू।